हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। एक बार बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है और काफ़ी दिनों बाद वीडियो ये अपलोड होगा आज। कोई बात नहीं, हम लोग स्लोली टॉपिक नंबर पहुंच चुके हैं 6.8 और 6.8 में ईडी करंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं भंवर धाराएं। तो यहाँ पर देखो एक शब्द लगा हुआ है धाराएं, उसी को इंग्लिश में यहाँ पर कहा गया है करंट। तो धाराएं, जैसे धारा शब्द की बात आती है तो आप लोगों को ध्यान आता है कि जैसे पानी बहता है, खास तौर से हम बात करते हैं नदियों की। ठीक है, नदी में जब बाढ़ आती है तो देखे आप लोग। यस सर। हाँ, जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलने के साथ साथ जाएगा और आगे चल के इस प्रकार से घूमने लगता है। देखो कभी ऐसा कभी जाएंगे अगर आप लोग जहाँ पर जलप्रपात या बाढ़ टाइप की आई पानी में, पानी जाएगा और इस प्रकार से रोटेट होने लगेगा और गड्ढा सा बनने लगेगा। हम लोग उसको क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? भंवर। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं इडीज या इडीज। अच्छा, और ये तो था पानी की बात। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा साइक्लोन, चक्रवात देखा होगा हवा में। बवंडर। हाँ, जैसे हवा चलती है तो आपने देखा होगा बवंडर टाइप का ऐसे आता है, हवा इस प्रकार से रोटेट होती है और उसमें पत्ते वगैरह तिनके वगैरह ऐसे उड़ने लगते हैं, जिसको आप बवंडर, चक्रवात, साइक्लोन वगैरह वगैरह जो भी कहते हैं। यही घटना मैग्नेट में भी होती है, लेकिन कब? तो देखो हमने क्या किया, एक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड की पहचान है। ठीक है, हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म रखा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, मतलब बदल रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। और इसमें हमने क्या किया, एक आयरन पीस को रख दिया। ये एक आयरन पीस है, बल्क आयरन पीस मतलब लोहे का एक टुकड़ा। और जैसे ही इस लोहे के टुकड़े को हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड, आप लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा और ये इसमें एरिया फिक्स है मतलब क्षेत्रफल, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? ये सुने हो कभी? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ये मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ये होता है। अगर बी चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा। तो हमारा कहने का सीधा सा मतलब है, घुमाया नहीं जाता, कि बी चेंज हो रहा है। अगर बी चेंज हो रहा है तो इसके साथ साथ फाई भी चेंज होगा। सीधी बात है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। अगर चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम चलते हैं फैराडे पर। फैराडे और हेनरी, इन दोनों ही तो ये प्रयोग बताया EMI के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अच्छा, तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल, दो चीजें, एक करंट बनने लगती है जिसको आप इंड्यूस्ड करंट मतलब प्रेरित धारा कहते हैं, दूसरा इंड्यूस्ड EMF बनता है जिसको आप प्रेरित विद्युत वाहक कहते हैं। कब? जब ये फ्लक्स चेंज होता है। वेरी गुड, यही था इसका कॉन्सेप्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब किसी लोहे के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके संपूर्ण आयतन में, होल वॉल्यूम, इसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं मतलब इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी आकृति मतलब शेप, जिनकी आकृति जल में बनने वाली भंवर के समान होती है। और जल में बनने वाली भंवर आपने कैसे देखी होगी? इस टाइप से। तो जल में बनने वाली भंवर के समान होती है, ऐसे। देखो ये, अगर हम इसको अलग से बनाए तो आपने इस प्रकार से साइक्लोन देखा होगा। देखा है कि नहीं? ऐसे नहीं देखा तो देखने का मौका मिलेगा जब कभी बाढ़ नदी। आप जौनपुर के वासी हैं तो 5 नदी है ना, 5 नदियों का यहाँ पर देखिए। हाँ, फिर से बस। हाँ, तो क्या करना था हमें, इसको दोबारा रिपीट करते हैं, समझ जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जब किसी लोहे के टुकड़े या धातु के टुकड़े को कहाँ रखते हैं? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो होगा क्या? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे उसके संपूर्ण
आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। इनकी शक्ल कैसी होती है? इनकी आकृति जल में बनने वाली भंवर के समान होती है, अतः उन्हीं के नाम पर इनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। चूंकि इनकी खोज वैज्ञानिक फोको, कौन सा साइंटिस्ट था? चूंकि इसकी खोज वैज्ञानिक फोको, इंग्लिश में फोकल्ट होता है, हाँ, वैज्ञानिक फोको ने की थी, अतः इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। और कभी कभी इतनी ज्यादा मात्रा में बन जाती है, इतनी हॉट हो जाता है ये कि चटक सकता है, यहाँ तक कि पिघल सकता है, मेल्ट भी हो सकता है ये टुकड़ा, इतनी खतरनाक होती है। चलिए फिलहाल ये हो गए। अब हम ईडी करंट के आपको यूज बताते हैं इसके। अगर हमने पढ़ लिया है तो इसका यूज क्या है, तो देखिए यूज सुन लीजिए। आपने ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा, देखा भी होगा। अब ट्रेन तो डीजल से भी चलती है, पहले कोयले से चलती थी, अब बिजली से, लाइट से चलती है ना। परिवर्तन हो सकता है आगे चल के वो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उससे चले, है ना। तो सिस्टम लगातार बदल रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं, विद्युत रेलगाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक ट्रेनें, आप देखेंगे, कभी देखने का मौका मिले आपके जो शहर में लाइन निकली यहाँ से, तो जो पहिए होते हैं डब्बों के, ठीक है, उन पहिए के बगल में एक ड्रम सा लगा होगा, कभी जाइएगा देखने का मौका मिले तो जो उसका, हाँ, रेलवे का जो डब्बा है ट्रेन का, उसके बगल में एक ड्रम सा होगा। इस ड्रम में किसको प्रोड्यूस किया जाता है? ईडी करंट, ठीक है, जो इंजन होता है वहां से ईडी करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। और ईडी करंट प्रोड्यूस किस आधार पर होती है? ईएमआई के आधार पर। तो और इनकी आकृति कैसी होती है? इस प्रकार से। और ये करती क्या है? मोशन का अपोज, गति का विरोध करती है। जब गति का विरोध करेंगी तो क्या होगा? पहिए को जाम कर देंगी, पहिए को आगे जाने नहीं देंगी। और जब पहिए को आगे नहीं जाने देंगी तो उसको क्या कहते हो? गाड़ी में ब्रेक लग गई, ब्रेक लग गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? पहला इसका उपयोग क्या है कि ईडी करंट का यूज हम इलेक्ट्रिक ट्रेनों में ब्रेक के रूप में करते हैं। ईडी करंट का यूज इलेक्ट्रिक ट्रेनों में ब्रेक के रूप में करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, ब्रेक के रूप में हम भार धाराओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा देखो, क्योंकि ये मोशन का अपोज करती है। मोशन का अपोज, गति का अपोज क्यों करती है? क्योंकि यही तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी तक। दूसरा देखो, फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, हाँ, इलेक्ट्रिक फर्नेस का मतलब हो गया प्रेरण भट्टियां, इंडक्शन फर्नेस, भट्टियां। भट्टियां शब्द कभी सुने हो? हाँ, शादी वगैरह जब होती है गांव में, खास तौर से, शहर में तो जगह ही नहीं बची है। गांव में करते क्या, अगर आपको सिलेंडर यूज नहीं करना है तो भट्टी बना देते हैं, है ना। उसमें ईंधन वगैरह, लकड़ी वगैरह डालते हैं तो जलने लगती है। वो हम लोग जनरली भट्टी जानते हैं। केमिस्ट्री में भी बात्या भट्टी वगैरह वगैरह और भट्टी होती है, शायद सिलेबस से हट चुकी होंगी तो केमिस्ट्री से सुना होता। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस या इंडक्टिव फर्नेस क्या होती है? सुनिए, अभी बीच में कोरोना की बहुत त्राही मची थी, कोरोना, है ना। हाँ, कोरोना ने बहुत पूरे विश्व को सताया है। कम से कम 50 लाख लोग पूरे विश्व में मर चुके हैं, अभी भी कहर जारी है फिलहाल। हाँ, तो आपने सुना होगा कि शहरों में इतनी लकड़ी तो मौजूद होगी नहीं, तो करते क्या है, कैसे जलाते हैं शवों को? इनको शवदाह गृह में ले जाते हैं। ठीक है। अगर वहाँ लकड़ी नहीं है तो किसका प्रयोग करते हैं? करंट का, लाइट का। तो एक उसमें भी भट्टी टाइप की बनी होती है, तो उसमें शव को रख देते हैं और लाइट का बटन ऑन कर देते हैं, पूरी बॉडी को जलाकर वो राख खाक कर देता है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस ही होती है, समझ में आ रही? ये ईडी करंट, उसमें क्या करंट के, कौन सी करंट बनती है? ईडी करंट बनती है। और ये क्या करती है? इस बॉडी को पिघलाकर खत्म कर देती है। अच्छा, फिलहाल उनका यूज नहीं करना है, यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो करते क्या है, जैसे बहुत ढेर सारी मेटल्स वगैरह, धातुएं वगैरह मिलती हैं और उनको गलाना है, उनको पिघलाना है, तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, उसमें करंट के द्वारा उनको पिघलाया जाता है। तो वही कहते हैं कि प्रेरण भट्टियों के रूप में हम क्या करते हैं, ईडी करंट का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? धातुओं को, हाँ, मेटल को मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आप लोग, जो आपने घरों में मीटर देखा होगा, घरों में मीटर, जो अगर बिजली, देखो सीधी बात है, सब लोग यहाँ ध्यान दें। हाँ,
अगर आप चोरी से लाइट जलाते हैं तब तो मीटर लगा ही नहीं होगा। अगर आप वाकई एक ईमानदार नागरिक हैं तो आपके घर में मीटर लगा होगा, है ना। तो जब मीटर लगा है तो आपने उसमें देखा होगा नंबरिंग चलती है, नंबरिंग चलती है, लाइट भी जलती रहती है ना। हाँ, तो वो जो लाइट है, जो लाइट जलती है उसकी जो प्रोसेस है, जो लाइट है उसकी जो प्रोसेस है वो भी ईडी करंट के आधार पर ही है। इसी के आधार पर उसमें करंट का सिस्टम चलता रहता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पावर मीटर में भी ईडी करंट का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल 3 आपके ये हो गए, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा इसका यूज के बाद, हाउ टू रिड्यूस ईडीज करंट। ईडी करंट को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। अच्छा, ये हमारे लिए लाभदायक है नुकसानदायक? हानिकारक है। तो कहीं कहीं फायदा भी है, कहीं कहीं नुकसान भी है। अब देखो फायदा तो ये हो गया भट्टियों के रूप में, ट्रेनों में, इलेक्ट्रिक ट्रेनों के रूप में। और नुकसान ये है कि अगर हमने कहीं पर करंट बहाई, फालतू की एक अनवांटेड करंट आ गई, वो हमारा नुकसान कर रही है। तो नुकसान भी और फायदा भी है। तो जैसे वो होता है फ्रिक्शन, घर्षण, कहीं पर घर्षण हमारा लाभदायक है, कहीं पर नुकसान चलेगा, दोनों है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिड्यूस ईडीज करंट, मतलब ईडी करंट को कैसे कम किया जा सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, 1 नंबर में आता है। सुनिए, ट्रांसफार्मर देखा है? यस सर। कौन सा वाला, बड़ा कि छोटा? बड़ा 63 के। तो उसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपने गली मोहल्ले में जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे हैं वो देखे हैं तो उनका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो खुल के नहीं देखा होगा, खोल के नहीं देखा होगा, वो तो ऊपर से कवर होता है। तो हम घर में देखिए, कोई भी लाइट वाली मशीन है, खास तौर से वो एसी, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर, हाँ, जो ये लाइन जा रही है इससे चलने वाली कोई भी मशीन, ठीक है, उसमें ट्रांसफार्मर होता है। तो हम सबसे अच्छा उपाय बताते हैं, घर में एक स्टोपलाइजर पाया जाता है। स्टोपलाइजर देखो, कभी स्टोपलाइजर अगर दिख जाए आपके घर में तो उसको खोल डालना। ये नहीं कह रहे कि उसको खराब कर दो, खराब नहीं करना। खोलने में क्या जाता है, थोड़ा दिमाग बात नहीं बेटा, थोड़ा दिमाग लगा ना, जैसे जैसे खोलना है वैसे वैसे उसको बंद करना है। तो खोलते समय ध्यान देते जाना, पता चला वरना भूल जाओगे कैसे क्या था। हाँ, उसको खोलिएगा तो आपको एक बड़ी सी डिवाइस अंदर मिलेगी, मोटा सा, ठीक है, और उसमें वायरिंग तार इस प्रकार से लपटे होंगे। लेकिन जब आप उसको देखेंगे, उसमें कमाल की चीज आपको दिखेगी कि एक आयताकार लेमिना ऐसी उसमें, इसी आयताकार लेमिना पर ही तार लपटे होते हैं। मतलब जो मोटाई होगी उस ट्रांसफार्मर में, उसमें पत्ती दर पत्ती दर पत्ती दर पत्ती चिपकी हुई होंगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो कह रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। उसमें घर पे आज देख सकते हो, पत्ती दर पत्ती उसमें क्या होंगी, चिपकी होगी, और उसकी मोटाई काफी होगी। क्योंकि देखो, ज्यादा सप्लाई चाहिए तो बड़ा ट्रांसफार्मर, छोटी सप्लाई चाहिए तो छोटा ट्रांसफार्मर। तो बात यहाँ आती है कि वो पत्ती दर पत्ती चिपकी क्यों है, वो लेमिना है, चिपकी क्यों, लेमिना के रूप में क्यों उसको रखा। एक लोहे का मोटा सा टुकड़ा लेते या किसी मेटल का मोटा सा टुकड़ा लेते, उसको रख देते और वायरिंग कर देते, कंट्रोल। तो पत्ती दर पत्ती क्यों चिपकाया भाई, उसकी जगह हम एक मोटा टुकड़ा क्यों नहीं रख पाए। तो अभी आपने पढ़ा है यहाँ, देखो जब आप मोटा टुकड़ा रखेंगे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा, करंट है तो होगा क्या बन जाएगी, ईडी करंट। और ईडी करंट क्या करेंगी, उसकी एनर्जी को लॉस कर देंगी। तो नुकसान हमारा ही होगा। लेकिन हमने लेमिना के रूप में रखा, हुआ क्या, देखो। तो लेमिना के रूप में रखने से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इस पत्ती में ईडी करंट अगर इस साइड उत्पन्न होगी तो बाई इस नेचर दूसरी वाली में इस साइड, मतलब पहली प्लेट में अगर ये ईस्ट की ओर जा रही है तो दूसरी वाली में ये वेस्ट की ओर। लेमिना जो पत्ती दर चिपकाई है, जो मैं कह रहा हूं, तो ये वाली ईडी करंट इस वाली ईडी करंट को क्या कर देगी, मतलब ये वाली प्रेरित धारा इस वाली प्रेरित धारा को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। अरे भाई, ये इसका अनवांटेड है, इसका, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, विपरीत हो गए। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए तो एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देंगे। तो ये ईडी करंट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी कि कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और ये कम हो जाएंगी तो एनर्जी कम लॉस होगी। तो समझिएगा, क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड को
पटलित क्यों बनाया जाता है? पटलित मतलब पत्ती दर पत्ती चिपका के क्यों बनाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा? भंवर धाराओं को कम करने के लिए या भंवर धाराओं को क्षीण करने के लिए। क्षीण मतलब वही कम, है ना? तो एक क्वेश्चन बना लो जल्दी से। ट्रांसफार्मर की क्रोड क्वेश्चन सर जी। हाँ, ये यूज तक हो गया था ना आप लोगों का? यस सर। हाँ, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है? क्रोड मतलब कोर होती है। हाँ, क्रोड को ही कोर बोलते हैं। क्रोड या उसी को कोर। ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित मतलब पटली के आकार की पटलित क्यों बनाई जाती है? आंसर लिखें। भंवर धाराओं को क्षीण करने के लिए। भंवर धाराओं को क्षीण मतलब कम करने के लिए, जो भी लिखा अच्छा समझ में आए। भंवर धाराओं को क्षीण करने के लिए। यस सर। देखो, इसमें इंडक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग। ऑर्स्टेड ने बताया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करोगे तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ अगर उसमें क्षेत्रफल है तो क्या बन जाता है? चुंबकीय फ्लक्स बन जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। समझिए, अगर आप I को इंक्रीज करते हो, I को बढ़ाते हो, तो इसका मान भी बढ़ जाता है। क्योंकि हमने कहा था कि मैग्नेट को जितना तेज लाओगे उतना तेज करंट, दूर ले जाओगे उतना कम, उतना। ठीक है, तो अगर I बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा और I कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। बताओ दोनों में कैसा संबंध है? प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? समानुपाती। बिल्कुल, समानुपाती किसको कहते हैं? एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ जाए। तो वही इसमें हुआ। देखिए, तो क्या करना था? फाई बी प्रोपोर्शनल आई। लेकिन ये जो फ्लक्स है, समझिए, समझना है। यहाँ पर हमने ये बना दी कुंडली। ये फ्लक्स जो है वो केवल एक टर्न का है, एक चक्कर का है। लेकिन क्या कॉइल में एक ही टर्न होता है? नहीं सर जी, कई टर्न होते हैं। तो उन टर्नों की संख्या हम लोग क्या मानते हैं? कुंडली में फेरों की संख्या क्या मानी जाती है? तो बेटा एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना? फाई। तो एन फेरों से गुजरने वाला एन फाई। यहाँ पर हम एन का गुणा कर देंगे। एन का गुणा। क्यों गुणा कर दिया? क्योंकि हम मान रहे हैं कि कुंडली में अनेक फेरे। तो इसको हिंदी में एक नाम देते हैं एन फाई को। देखना क्या नाम देते हैं। इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स तो है ही है। एक नाम और जुड़ जाता है, ग्रंथियों की संख्या। हाँ। तो देखिए, फाई को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स और एन भी जुड़ गया तो संख्या। तो किसकी? फ्लक्स ग्रंथि। ग्रंथि मतलब जो शरीर में होती है वो नहीं, जो तार के फेरे उनको ग्रंथि नाम दिया गया। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज। तो अब यहां समझिए, ये क्या हो गया? जो फ्लक्स लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम इसमें क्या करें, प्रोपोर्शनल हटाएं तो क्या आता है? कोई ना कोई कांस्टेंट। बिल्कुल, ये आता है। यहां पर जो कांस्टेंट आना है इसी का नाम है इंडक्टेंस। क्या है ये? इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व होता है। प्रेरकत्व ये दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार का? अगर एक ही कुंडली में EMI की घटना घट रही है, एक ही कुंडली में, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। अगर दो कुंडलियां हैं और दोनों कुंडलियों में एक दूसरे से घटना घट रही तो उसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल कभी सुने हो? म्यूचुअल का मतलब होता है जैसे ये दो बच्चियां हैं,
एक जॉब करती है जौनपुर में, एक मड़ियाहू में, लेकिन वो उल्टा हो गया है ना, कि जो जौनपुर जॉब करती है वो मड़ियाहू आना चाहती, जो मड़ियाहू जॉब करती है वो जौनपुर। तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को म्यूचुअल कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ आ सकती है और वो वहाँ जा सकती है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल, ठीक है, साझेदारी टाइप का। तो उसी को बोलते हैं हिंदी में अन्योन्य। और प्रेरण का मतलब जो करंट आपको प्रोड्यूस करनी है। तो इंडक्शन कितने प्रकार का हो गया, दो, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। सेल्फ मतलब स्वयं का, जिसमें केवल एक ही कॉइल की जरूरत है, म्यूचुअल जिसमें दो कॉइल की। तो फिलहाल ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको समझा रहा था इसमें, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे इसमें, हेडिंग डाल लो आप लोग, सेल्फ इंडक्शन। हाँ, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आती है। सेल्फ इंडक्शन, यस सर। देखिए, तो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, इसको आपको समझना है। तो देखो यहाँ पर ये हमने एक कुंडली बनाई है, इसको आप इंग्लिश में कॉइल कहते हैं। इस कॉइल में क्या लगा है, एक बैटरी और एक रेहोस्टेड RH। रेहोस्टेड हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब होता है जो धारा को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। इसी को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं इसको। तो 2 नाम है, परिवर्ती प्रतिरोध कहो चाहे। तो धारा नियंत्रक का क्या काम है, धारा को बढ़ाना या घटाना। वेरी गुड। अब हमने क्या किया, इस कुंडली में जो धारा I बह रही थी, अगर मान लीजिए इस I का वैल्यू मानने में क्या जाता है, 50 एम्पियर है। 50 एम्पियर मामूली करंट नहीं होती, बहुत ज्यादा। आपके घरों में जो आती है वो 5 एम्पियर होती है अधिकतम, और कॉमर्शियल घर है तो 15 एम्पियर। 50 तो बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हमने मान लिया 50 एम्पियर है। सुनना, मेरी बातों को समझोगे तो मजा आ जाएगा। देखो ये I कितना है, 50 एम्पियर। अब तुम लोग बताओ, क्या ये फ्लक्स बदल रहा है, क्या चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स कितने प्रकार से बदलता है, 2 प्रकार से, क्योंकि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है B × A, या तो B बदले या फिर A बदले। क्या इस कॉइल का क्षेत्रफल बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, तो A तो नहीं बदल रहा। क्या ये B किससे उत्पन्न होता है, I से। धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड, पढ़े हो ना। तो I कितना बह रहा है, 50। एक अभी हमने देखा 50, कुछ देर बाद देखा 50, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन करंट कितनी है, 50। क्या B बदल रहा है? नहीं बदल रहा। वेरी गुड। क्या फ्लक्स बदलेगा? नहीं बदलेगी। क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटेगी? EMI की घटना घटेगी? आंसर नहीं घटेगी, नहीं घटेगी। इसीलिए इस बैटरी के साथ साथ क्या लगाना पड़ा, धारा नियंत्रक, कि भाई ये धारा अपने आप घटेगी बढ़ेगी नहीं, आप इसको घटाइए बढ़ाइए। तो हमने क्या किया, रेहोस्टेट को लिया, रेहोस्टेट कैसे पकड़ा और इसको हमने क्या कर दिया, घटा रहे हैं, धारा बढ़ा रहे। तो हमने क्या किया, रेहोस्टेट से करंट को बढ़ाया, और जैसे ही करंट को बढ़ाया मतलब चेंज करना है, करंट घटी बढ़ी, क्या बदल गया, फ्लक्स। फ्लक्स बदलने से क्या उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक। और प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक पर लेंज के नियम से, किसके नियम से, विरोध करती है कि सपोर्ट करती है। लेंज ने क्या बताया था कि प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिससे वो स्वयं हमेशा विरोध करते हैं। तो बताओ मेरे बच्चों, इसमें ये धारा इस साइड जा रही है, ठीक है, इसमें धारा ये आगे की ओर जा रही है, तो प्रेरित धारा कहाँ जाएगी, पीछे की ओर या पीछे की ओर। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, इसका विरोध करना है। वेरी गुड। ये प्रेरित धारा, आप लोगों को बनाना है चित्र। ये कौन सी धारा है, इंड्यूस्ड करंट। सुनिए, ये जो धारा जा रही है, ये करंट जा रही है, ये मेन करंट है, ये मेन करंट है। और यहाँ पर इसी में, इसी कुंडली में एक करंट और बनेगी जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट, और वो क्या करेगी, मेन करंट के अपोजिट। कब, धारा को इंक्रीज करते समय। सुनिए फिर से, जैसे ही आपने करंट को इंक्रीज किया, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड करंट बनी, और इंड्यूस्ड करंट बनी तो लेंज के नियम से वो मेन करंट के बढ़ने का विरोध करेगी, तो उसके विपरीत दिशा में बहेगी। क्लियर? हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, जाते जाते देख जाइए। अब एक ही कॉइल बनाएगा वो, एक ही कॉइल ऐसे बनाएगा,
ठीक है, वो कह रहा है इसमें करंट ये आई बह रही है। अब वो कह रहा है इस आई को हम क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, धारा कहां से कहां की ओर बह रही है, ए टू बी, और इस करंट को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। बताओ इस कॉइल में जो लूप बना है, इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज बहेगी या एंटी क्लॉकवाइज? तो हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो हम लोग अभी नहीं पता, हम देखते हैं। करंट की डायरेक्शन ये, और क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हो, तो इसका क्या करना है, अपोज। अपोज का मतलब देख रहे हो इधर, जो नहीं देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आने वाला। देखो तो ये इस साइड था, तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा ना, ये। तो अब इसको पूरा घुमा दो, क्लॉक। क्या है ये, क्लॉक। अब ये तीर यहाँ नहीं बनाना था, अब तुम सोचो कि इसका विपरीत यहाँ बनाते तो ये तो एंटी क्लॉक हो गया, बहुत बड़ा अंतर है। अरे तो इंडक्शन नजदीक होगा कि दूर, तो नजदीक ही होगा ना, ये एरो यहाँ मत लगा दीजिएगा, इसके नजदीक। क्लियर? ऐसा आपके कंपटीशन में आता है, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में आता है, ऐसा चित्र बन के आएगा ऐसे, और लूप पूछेगा क्लॉक या एंटी क्लॉक। समझ पाओगे इस नियम के आधार पर? यस सर। चलिए दूसरी प्रोसेस पे चलते हैं। अब हमने क्या किया, इस रोस्टेट के आधार पर मेन करंट को घटा दिया। तो घटने का देखिए, घटाया, क्या फ्लक्स चेंज हुआ? नहीं, या तो धारा बढ़ाओ या धारा घटाओ, फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से क्या बनेगी, प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा बहेगी, बस 2 मिनट लगेगा। प्रेरित धारा बहेगी, बताओ, जैसे एक सपोज करो कि देखिए यहाँ पर 2 चीजें, 3D का इस्तेमाल है, दिखेगा कुछ और वो कुछ और रहा है। सुनिए, ये धारा इस प्रकार से जा रही थी ऐसे, जैसे ही आपने इस करंट को क्या किया, घटाया, तो घटाया का मतलब क्या होता है, हमें मान लेते हैं कि धारा लौटने लगी। जैसे 50 थी, 50 से 40, 30, 20, 10, लास्ट में 0, लौटने लगी। हाँ, लौटने लगी तो इस टाइप से मान लेते हैं हम लोग कि लौट रही है धारा, तो वो क्या करेगी, इंड्यूस करंट इसके लौटने का कहाँ बहेगी, फिर इसका एरो कहाँ बनाना है, पीछे की, आगे की, आगे की। तो ये कौन सी इंड्यूस्ड करंट, सेल्फ है कि आगे की? देखिए कौन सा, हमने ऐसा माना कि इसकी, देखिए पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 50। जैसे ही आपने घटाया तो 50 से आगे जाएगा, कम होगा, 40, 30, 20, 10, 0। तो ये ऐसे हम ऐसे मानेंगे जैसे ये लौट रही हो, तो लौटने का विरोध करेगी। लेकिन एक समस्या आ गई, देखने पर कैसी लग रही है, जा रही है, विरोध नहीं कर, देखने पर ऐसे लग रहा है जैसे मेन करंट की ही दिशा में, लेकिन क्या हकीकत में विरोध कर रही है? आंसर यस, क्योंकि धाराएं लौट रही है, दिख नहीं रहा लौटता हुआ। क्यों? क्योंकि करंट को अगर हम उल्टा बना देंगे तो फिर प्लस से निकलते हुए कहाँ प्रतीत होगी, माइनस से निकलते प्रतीत होगी, जो नियमों के विरुद्ध होगी। तो बेटा हम इसको याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे, कि जब धारा को हम डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो मुख्य धारा की ही दिशा में, भले ही उसकी दिशा में लग रही, लेकिन फिर भी ये विरोध कर रही है। तो क्या हमने याद कर लिया कि जब धारा को बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा उसके विपरीत होगी, और जब धारा को घटाएंगे तो प्रेरित धारा उसकी दिशा में होगी। क्लियर? अब यही प्रश्न आ गया फिर से, A to B, ये धारा बह रही है और इस धारा को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। बताओ इस लूप में धारा क्लॉक या एंटी क्लॉक? देखना, तो देखो कम कर रहे हैं ना आई को, तो आई की ही दिशा में। अब आई की दिशा में बना दिया, अब इसको घुमा दो पूरा, ऐसे घूम रहा उल्टा, तो क्या है ये, एंटी क्लॉक। तो क्या याद रहा, बढ़ा रहे हैं तो विपरीत दिशा, और घटा रहे हैं तो उसी दिशा। ये आप लोग बना लो, ये 3 एरो बना लो उसमें जो चित्र बनाए। तो ये घटना क्या है, सेल्फ इंडक्शन। अरे भाई सेल्फ इंडक्शन कैसे हुई, अरे उसी कुंडली में मुख्य धारा के अलावा एक और धारा बह रही है, उसी कुंडली में मुख्य धारा के अलावा एक और धारा बह रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेल्फ इंडक्शन। इज दैट क्लियर? कल आपका इसके आधार पर चलेगा।